डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भूमिगत जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृति अर्थात कास्ट स्थलाकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने नदी के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम भूमिगत जल के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें आवश्यक है कि हम ये जान लें कि भूमिगत जल जो होता है वो क्या होता है, या भूमिगत जल का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। तो ऊपरी सतह के नीचे जितने भी भूपृष्ठीय चट्टानें होती हैं उनमें उपस्थित जो छिद्र है और दरार है, उन सभी में जो जल पाया जाता है उसको भूमिगत जल हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसे अधः तल जल भी कहते हैं या सब सरफेस वाटर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह जल जो होता है वो ऊपरी सतह के नीचे मिलता है। तो भूमिगत जल का जो कार्य होता है वो सतह के ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर होता है। ऊपरी सतह पर वो क्या करता है, जब ऊपरी सतह से नीचे की तरफ रिसता है तो रिसते समय कुछ अपर्दन का कार्य करता है, और अपर्दन के कार्य में मुख्य रूप से वो घोलीकरण के द्वारा अपर्दन का कार्य करता है, जिससे कई प्रकार के गर्त और कटक का निर्माण हो जाता है। और ऊपरी परत के नीचे जो पारगम्य शैल पाई जाती हैं उनसे जल रिस करके नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद में वहां पर भी वो अपर्दन और निक्षेप के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का विकास भी करता है और निर्माण भी करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं तो भूमिगत जल का जो कार्य होता है वो सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर होता है। यदि समस्त जल यानी भूमिगत जल को धरातल की सतह पर ले आए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो 500 फीट की ऊंचाई तक जल का विस्तार हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि यदि समस्त भूमिगत जल को धरातल के ऊपर ले आए तो जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी का जो लेवल है वो कितने फीट तक आ जाएगा। तो ये 500 फीट तक इस लेवल का विस्तार हो जाता है, या जल का विस्तार 500 फीट की ऊंचाई तक हो जाता है। अब यदि हम भूमिगत जल के स्रोत के बारे में अध्ययन करें तो पहला जो भूमिगत जल का स्रोत है वो कहलाता है आकाशी जल। इसके नाम से हमें स्पष्ट है, आकाशी जल यानी आकाश से प्राप्त होने वाला जल। अब आकाश से जो भी जल हमें प्राप्त होता है वो वर्षा के रूप में होता है, या वर्षा जो कभी हिम के रूप में होती है उससे प्राप्त होता है। तो धरातलीय भागों पर जितने भी जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों से वनस्पति के द्वारा वाष्पीकरण द्वारा जो भी जल है वो वाष्पीकृत होकर के वापस से पुनः जल चक्र के द्वारा वर्षा या हिमपात के रूप में धरातल पर चला आता है। इस तरह जो जल वर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त होता है उसको हम आकाशी जल कहते हैं, यानी ये आकाश से प्राप्त होता है इसलिए इसको जल को हम आकाशी जल कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जल है सहजात जल। तो दूसरे प्रकार का जल जो है ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है भूमिगत जल का। तो इसमें सागर और झीलों के निक्षेपित परतदार चट्टानों में जो छिद्र और दरारें पाई जाती हैं उन दरारों में स्थित जल को हम सहजात जल कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जल होता है मैग्मा जल। तो पृथ्वी के अंतर्गत जब ज्वालामुखी क्रिया होती है और उसके समय जब तप्त मैग्मा चट्टानों में प्रवेश करता है तो उनके जो वाष्पीय पदार्थ है वो घनीभूत होकर के जल में कन्वर्ट हो जाते हैं और भूमिगत जल से मिल जाते हैं। इस जल को हम मैग्मा जल कहते हैं। तो इस तरह से भूमिगत जल के स्रोतों की यदि बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आकाशी जल, तलछट या सहजात जल और मैग्मा जल। अब यदि हम जल के संचयन के बारे में बात करें तो ऊपरी सतह से जल नीचे पहुंचकर चट्टानों के रंध्रों में एकत्र होता रहता है। तो चट्टानों के जो छिद्र या रंध्र होते हैं ऊपरी सतह से जल नीचे जाकर के उनमें एकत्रित होने लगता है, जिससे वो चट्टानें धीरे धीरे जल युक्त होने लगती हैं। इस क्रिया को कहते हैं चट्टान का संतृप्त होना।
तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि चट्टान का संतृप्त होना क्या कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, सतह से जब जल नीचे पहुंचकर चट्टानों के छिद्रों या दरारों में इकट्ठा हो जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं चट्टान का संतृप्त होना। जब चट्टान पूर्णतया जलयुक्त हो जाती है तो उसे संतृप्त चट्टान या सैचुरेशन रॉक भी कहते हैं। तो जब चट्टान पूरी तरह से जलयुक्त हो जाती है तो वो संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है। ऊपरी धरातल के नीचे संतृप्त चट्टान वाले भाग को संतृप्त मंडल या सैचुरेशन जोन भी हम कह सकते हैं। इस मंडल के ऊपरी तल को जल तल या भौम जल तल या वाटर टेबल कहा जाता है। तो इस मंडल का जो ऊपरी भाग होता है वही कहलाता है वाटर टेबल या जल तल कहलाता है। अब यहाँ हम इस स्लाइड पे वाटर टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाया गया है अनसैचुरेटेड जोन, ये विंटर वाटर टेबल है और ये समर वाटर टेबल है। यहाँ ये एक्यूफर के बारे में दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ ये वाटर टेबल को दर्शाया गया है। अब भूमिगत जल की स्थिति के 3 मंडल के बारे में हम बात करते हैं। पहला मंडल है असंतृप्त मंडल, अनसैचुरेशन जोन। दूसरा है संतृप्त मंडल या सैचुरेटेड जोन, जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक संतृप्त मंडल और स्थायी संतृप्त मंडल। ये 2 प्रकार के होते हैं। और तीसरा है चट्टान प्रवाह मंडल। तो इस तरह से भूमिगत जल की स्थिति के जो है 3 मंडल होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं असंतृप्त मंडल या अनसैचुरेशन जोन के बारे में। तो भूम जल स्तर के यानी वाटर टेबल के ऊपरी भाग को असंतृप्त मंडल कहते हैं, जिससे होकर जल रिस करके नीचे पहुंचता है। तो जिस जल तल से पानी रिस करके नीचे पहुंचता है उसको कहते हैं असंतृप्त मंडल और इसे वेडोस जोन भी कहा जाता है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि वेडोस जोन जो है वो किसे कहा गया है। वास्तव में भूमिगत जल का वह सबसे ऊपरी भाग जिसमें मिट्टियों के छिद्र प्राय पवन से भरे रहते हैं और इन छिद्रों में रिसने वाला भाग, कुछ भाग जो है वो रुक जाता है, वही कहलाता है वेडोस जोन। यानी असंतृप्त मंडल को ही हम वेडोस जोन कह सकते हैं। इस परत को भूमि जल की परत भी कहा जाता है तथा परत वाले मंडल को पवन मिश्रित मंडल या वातन क्षेत्र भी कहते हैं। यानी इसके ऊपरी भाग में ये जो छिद्र पाए जाते हैं वो पवन से भरे रहते हैं, इसलिए इसको पवन मिश्रित मंडल या वातन क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। ये सभी बातें जो हैं वो असंतृप्त मंडल के बारे में बताई गई है। अब हम बात कर रहे हैं संतृप्त मंडल की। असंतृप्त मंडल से अधिकांश जल रिस करके मध्यवर्ती मंडल में पहुंच जाता है, यानी असंतृप्त मंडल से बीच वाले मंडल में पहुंच जाता है, जहां पर चट्टानों के छिद्र पूर्णतया जलपूर्ण हो जाते हैं। तो जो चट्टानों के छिद्र होते हैं वो पूर्ण रूप से जल से भर जाते हैं और इस मंडल को हम कहते हैं संतृप्त मंडल। इसे फ्रिटिक मंडल भी कहा जाता है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है फ्रिटिक मंडल किसे कहते हैं। तो जो संतृप्त मंडल होता है वो फ्रिटिक मंडल कहलाता है और वेडोस जोन कहलाता है असंतृप्त मंडल। अब बात करें स्थिरता की दृष्टि से, तो स्थिरता की दृष्टि से भी इस मंडल को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है आंतरिक संतृप्त मंडल। भूमिगत जल की मात्रा सदैव इस मंडल में एक सी नहीं बनी रहती है और वर्षा के समय सबसे ऊंचे जलतल तथा शुष्क मौसम के सबसे निचले भौम जल स्तर के बीच वाले भाग को आंतरिक संतृप्त मंडल कहते हैं। तो इस मंडल के बारे में यदि बात करें तो इसकी जो भूमिगत जल की स्थिति है वो सदैव एक जैसी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि जब वर्षा होगी तो ये जो तल है वर्षा के समय जो जल तल होता है वो ऊपर बढ़ जाता है और जब सूखा मौसम आता है तो जो भूमिगत जल का या भौम जल स्तर या वाटर टेबल जो है वो नीचे आ जाता है। तो इन दोनों के जो बीच का भाग है वो कहलाता है आंतरिक संतृप्त मंडल। दूसरे प्रकार का है स्थायी संतृप्त मंडल। आंतरिक संतृप्त मंडल के नीचे स्थित मंडल को
स्थायी संतृप्त मंडल कहते हैं, तथा इसका ऊपरी तल अर्थात स्थायी भूमि जल स्तर सदैव जो होता है स्थिर रहता है। यानी जो इसका जो मंडल होता है या इसका जो जल तल का स्तर जो होता है वो सदैव स्थिर रहता है और ये आंतरिक संतृप्त मंडल के नीचे स्थित होता है। अब हम बात कर रहे हैं चट्टान प्रवाह मंडल के बारे में, जो तीसरे प्रकार का मंडल है। भूपटल के नीचे कुछ निश्चित गहराई पर चट्टानों का भार इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानों के छिद्र और रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जल उसके नीचे नहीं जा सकता है। यानी क्या होता है कि निश्चित गहराई पर चट्टानों के जो छिद्र होते हैं वो रंध्र बंद हो जाते हैं और बंद होने के कारण क्या होता है, वो पानी जो होता है वो नीचे की तरफ नहीं पाया जाता है या नहीं जा सकता है और उस चट्टान के ऊपर ही वो पानी रहता है और इस मंडल को कहते हैं चट्टान प्रवाह मंडल। और यह मंडल जो है प्राय धरातलीय सतह से 16 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि चट्टान प्रवाह मंडल जो है वो धरातलीय सतह से कितने किलोमीटर की गहराई पर होता है। तो ये 16 किलोमीटर की गहराई पर अधिकांशतः पाया जाता है। सबसे ऊपरी भूमि जल स्तर को लटका हुआ स्तर कहते हैं। इस तरह के दो या दो से अधिक संतृप्त मंडलों के बीच में प्राय शुष्क भाग रहता है जिसे चट्टानों के भाग से होकर भूमिगत जल प्रवाहित होता है और उसे जल भरा कहते हैं। यानी इस तरह का जो जल होता है उसको जल भरा कहते हैं। रेत, बजरी या मलबे के ढेर जल भरे के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और दो जल भरों के मध्य अपारगम्य स्तर जो होता है उसको कहते हैं एक्वीक्लूड, उसको कहा जाता है। तो एक्वीक्लूड और एक्वीफर या जल भरा के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे हम जल भरे को देख पा रहे हैं फोटो के माध्यम से कि किस तरह से जल भरा होता है। यहाँ ये जल भरा को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिजियन कूप के बारे में। तो आर्टिजियन कूप या पाताल कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। यानी ये एक तो हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत और आर्टिजियन कूप में अंतर होता है कि प्रथम में जल यानी आर्टिजियन कूप में जो जल होता है वो स्वतः ऊपर आता है और दूसरे के लिए मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं बनाना पड़ता है और बाद में जल उसमें से स्वतः निकलता है। तो आर्टिजियन कूप और जो जल स्रोत होता है उसमें मुख्य रूप से यही अंतर होता है। एक में जल स्वतः आता है और दूसरे में मनुष्य को कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल उससे निकलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया में आर्टिजियन कुएं सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर आर्टिजियन कूप जो है सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनका सबसे अधिक विस्तार जो है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और लंदन बेसिन में आर्टिजियन कुएं अधिक संख्या में मिलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आर्टिजियन कूप के बारे में या आर्टिजियन वेल के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर ये रिचार्ज एरिया है, ये वाटर टेबल है। इस तरह से अनकन्फाइंड एक्यूफर है, ये कन्फाइंड एक्यूफर है। ये वाटर टेबल के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पर इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये आर्टिजियन कूप को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जल जो होता है धरातल पर स्वतः प्रकट होता है। भारत के तराई क्षेत्र में आर्टिजियन कूपों की संभावनाएं जो है वो अधिक पाई जाती है। रूस में मॉस्को आर्टिजियन बेसिन जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है और यहाँ पर पूर्ववर्ती यूरोपीय रूस के मध्यवर्ती भाग में स्थित नगरों तथा गांवों की जल पूर्ति के लिए आर्टिजियन कूप्स जो होते हैं वो अधिक सहायक होते हैं। उसके अलावा उत्तरी यूक्रेन में नीपरडोट्स गर्त भी एक महत्वपूर्ण आर्टिजियन कूप क्षेत्र है और सहारा आर्टिजियन कुएं जल पूर्ति के प्रमुख साधन है तथा इन्हीं के सहारे मरुद्यानों का आविर्भाव
हुआ है। तो मरुद्यान का जो आविर्भाव हुआ है वो सहारा में आर्टेजियन कुएं के सहारे या आर्टेजियन कूप के सहारे हुआ है। अब हम भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य की बात करें तो वो घुलन क्रिया द्वारा हो सकता है, जल गति क्रिया द्वारा हो सकता है, अपघर्षण की क्रिया द्वारा हो सकता है और सन्निघर्षण की क्रिया के द्वारा हो सकता है। ये सारी क्रियाओं के बारे में हमने विस्तृत रूप से नदी के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में जब अध्ययन किया था, वहां भी हमने इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया था कि इन सभी क्रियाओं के द्वारा अपरदन का कार्य होता है। घुलन क्रिया की यदि बात करें तो घुलन क्रिया में क्या होता है, घुलने वाले लवण जो होते हैं वो पानी के साथ में घुल करके चले जाते हैं। तो शुद्ध जल रासायनिक दृष्टि से असक्रिय होता है, यानी शुद्ध जल जो होता है वो रासायनिक दृष्टि से असक्रिय होता है। वो जो खनिज लवण घुलने योग्य होते हैं वो उनको अपने साथ में घोल नहीं पाता है, परंतु जब जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो ये सक्रिय घोलक का कारक हो जाता है और घुलन क्रिया सबसे पहले धरातल के ऊपरी भाग से प्रारंभ होती है और घोलक जल जो होता है घुलनशील खनिजों को चट्टानों से अलग कर देता है, जिस कारण ऊपरी जल में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। सतह के ऊपर ऊपरी सतह पर जल के कारण छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों से होकर घोलक जल धरातल के नीचे पहुंचकर चट्टानों से घुलनशील पदार्थों को अलग करता है। तो घुलन क्रिया जो है, जब तक जल रासायनिक दृष्टि से शुद्ध होता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली होती है, तब तक वह असक्रिय होता है। लेकिन जैसे ही उसका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हो जाता है तो वो एक सक्रिय घोलक का कार्य करता है। दूसरी प्रकार की क्रिया है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया के अंतर्गत जल बिना किसी अन्य साधन के जल भरे में प्रवाहित होते समय चट्टानों के ढीले पदार्थों को अपने साथ में बहा करके ले जाता है। तीसरी प्रकार की क्रिया है अपघर्षण क्रिया। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया था कि भूमिगत जल के साथ चलने वाले छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ पत्थर आदि चट्टानों को रगड़कर घिस करके और घर्षण के द्वारा जो है वो अपरदन का कार्य करते हैं। और अगली क्रिया है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्रिया में क्या होता है, वो जो टुकड़े आपस में भी टकराने लगते हैं और आपस में टकरा कर के उनका साइज जो होता है छोटा और महीन होता जाता है। तो सन्निघर्षण की क्रिया में भूमिगत जल के साथ चलने वाले टुकड़े जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, टूटते फूटते हैं और उनका आकार छोटा होता जाता है। यदि भूमिगत जल के परिवहन कार्य के बारे में बात करें तो इसका जो परिवहन कार्य होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि भूमिगत जल का जो वेग होता है वो अत्यंत मंद होता है और अत्यंत मंद वेग के कारण क्या होता है, परिवहन का कार्य जो है इतना प्रभावी नहीं हो सकता है। अब निक्षेपण कार्य के बारे में यदि बात करें तो गोलीकरण के समान ही भूमिगत जल का निक्षेपण कार्य भी जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। घुलन क्रिया के कारण भूमिगत जल में कई प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो घुल जाते हैं और घुलने की भी एक निश्चित सीमा होती है और उस निश्चित सीमा के बाद में जब वो भूमिगत जल अवसाद से पूर्ण हो जाता है तो अधिक पदार्थों को अपने अंदर समाविष्ट करने की जो सामर्थ्य होती है उसकी वो खत्म हो जाती है और सामर्थ्य खत्म होने के पश्चात वो निक्षेपण का कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह से भूमिगत जल के ये कार्य अपरदन, परिवहन और निक्षेप कार्य और भूमिगत जल का तात्पर्य और भूमिगत जल के स्रोत के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर इसका ये भाग प्रथम समाप्त हुआ है और इस टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए आप इसके तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।